और एजुकेशन सिटी का भी इस राय क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना तो इंडस्ट्रियल एरिया में राय के मूल जो निवासी हैं उनको रोजगार मिला और ना ही एजुकेशन सिटी की यूनिवर्सिटीज़ में उनको रोजगार मिला। तो ये तो एक अभिशाप हो गया उस एरिया के लिए। इतनी कीमती, इतनी फर्टाइल लैंड उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को दी, एजुकेशन सिटीज़ को दी, और वो सब व्यर्थ हो गया उनके लिए। और कमाल की बात यह कि बीजेपी का कैंडिडेट केवल और केवल एक बार वहाँ से जीता, वो पिछली बार मोहनलाल बड़ौली। उससे पहले कभी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहा। कांग्रेस के पक्ष में एक बात बड़ी स्पष्टता से जाती है कि खरखोदा का एक बाईपास बना था, वो कांग्रेस ने बनवाया था। खरखोदा के पास आईएमटी जो अभी बनी है वो कांग्रेस के शासन में उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सीटिंग गेटिंग, ये उस फार्मूले से ये लाभ ले गया। और क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीकी हैं, उस चीज़ का भी इसको लाभ मिला। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल है मटिंडू जो दहिया खाप में है, यहाँ 40 गांव बताते हैं दहिया के आसपास में। बड़खालसा में है, जाखोली में है, बड़े जो गांव हैं वहाँ के। लेकिन जमुना के आसपास का जो इलाका है, जहाँ खासकर राजपूत जाति के लोगों का निवास है, उन लोगों का भी कभी भी बीजेपी में रुझान नहीं रहा। ये तो संयोगवश पिछली बार बड़ौली वहाँ से चुनाव जीत के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी के लिए कोई आसान काम वहाँ होगा। और मोहनलाल बड़ौली वहाँ से विधायक अटरली ही फेल्ड टू डू एनीथिंग। ना कोई सिविक का काम, ना कोई डेवलपमेंट का काम, ना कोई हेल्थ का काम, अटरली फेल्ड। और मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और मेरे आज के विशेष मेहमान हैं डॉक्टर आनंद शर्मा। डॉक्टर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, हरियाणा की राजनीति में किताबें लिख रखी हैं। और आज हम बात करेंगे दो विधानसभाओं की, एक का नाम है खरखोदा और दूसरी का नाम है राय। दोनों की बात विशेष तौर पर करेंगे डॉक्टर आनंद शर्मा के साथ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और स्वागत है हमारे दर्शकों का भी। डॉक्टर साहब, पहले जो गोहाना पे वीडियो हमने बनाई और गन्नौर पे बनाई, दोनों के दोनों कमाल गई, बहुत ही बढ़िया लोगों ने प्यार दिया है। चलो, ये तो सतसिंह जी आपके प्रयास हैं जी। और हमारा इसका मतलब हम वही बात कर रहे हैं जो ऑडियंस जानना चाहते हैं, जो ऑडियंस पता करना चाहते हैं। हाँ। वीडियो नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब, हम अब श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राय की। राय विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे। लोकसभा में सोनीपत से चुनाव लड़ा था, बीजेपी के कैंडिडेट थे, चुनाव हार गए थे। और इस बार तो चुनाव ही नहीं लड़ा। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो मेन मुकाबला है वो यहीं से है। कृष्णा गहलोत बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जो कांग्रेस है जय भगवान अंतिल यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब, क्या हाल है राय विधानसभा का? सतसिंह जी, देखो, राय विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही शुरू हो जाता है। और इसे दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं तो। एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिटी भी वहाँ कांग्रेस के शासन में बना था। लेकिन दोनों के होते हुए डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। राय मेनली एक ग्रामीण इलाका है और चारों तरफ के जो गांव हैं वहाँ लेबर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ लेबर ज़्यादा उन गांव में रहती है। उन गांव की हालत हमेशा 12 महीने बहुत ख़राब रहती है। ना सड़कों का वहाँ कोई व्यवस्था है, ना सीवर की है, ना नालियों की है, ना पीने के पानी की है। इवन बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन सिटी, कांग्रेस सरकार ने ये सोच के ही बनाया होगा कि यहाँ एजुकेशन सिटी होगी तो यहाँ क्या डेवलपमेंट होगा। वहाँ मुख्यतः 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कही जा सकती हैं। अब दोनों ही इंडस्ट्रियल एरिया का भी और एजुकेशन सिटी का भी इस राई क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना तो इंडस्ट्रियल एरिया में राई के मूल जो निवासी हैं उनको रोज़गार मिला और ना ही एजुकेशन सिटी की यूनिवर्सिटीज़ में उनको रोज़गार मिला। तो ये तो एक अभिशाप हो गया उस एरिया के लिए। इतनी कीमती, इतनी फर्टाइल लैंड उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को दी, एजुकेशन सिटीज़ को दी, और वो सब व्यर्थ हो गया उनके लिए। कोई लाभ उस इलाके के मूल निवासियों को नहीं मिला। हाँ, बाहर से आए हुए बासिंदे वहाँ ज़रूर अपना रोज़गार जमा रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने जो बात की है इंडस्ट्रियल एरिया की, तो मुझे एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने मुझे एक स्टोरी करने के लिए कहा वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर। तो मैं 2-3 बार वहाँ जाना हुआ और 2-3 बार में मैंने ये पाया, 2-3 बड़े ही डिफरेंट और सैड रियलिटी सामने आई। एक तो वहाँ के लोकल लोगों ने अपना सारे जो भी प्लॉट हैं, जो भी घर हैं, वो किराए पे दे दिए हैं। हाँ, जो वर्कर्स छोटे छोटे कमरे बना के। और दूसरी बात, वहाँ का जो पीने का पानी है, तो पीने का पानी ऐसा है, एक घर में तो मैं गया और उन्होंने मुझे हैंडपम्प चला के दिखाया, बिल्कुल कलर्ड वाटर सामने, पीला पानी आ रहा है। हाँ। मैं ये हैरान था। और जब मैंने ये पूछा वहाँ की इंडस्ट्री एसोसिएशन से, शायद किया नाम से उनकी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हमने नियमों के हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, नियमों के हिसाब से कागजों में। हकीकत में जिस कैपेसिटी का वहाँ प्लांट लगना चाहिए उस इंडस्ट्री को, तो वो क्या इंडस्ट्री सारी की सारी, सारा मलबा जो है सीधा पानी वाटर टेबल के अंदर मिक्स हो रहा है। हाँ। और जिसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है वहाँ के निवासियों को। और जो प्रभावशाली लोग हैं वहाँ के, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर तो ये बड़े बड़े, मुंबई में वो चौल की तरह क्रिएट कर दिए हैं, मल्टी स्टोरी, छोटे छोटे कमरे, और उनको 1000 में, 1200 में, 1500 में, और खुद शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली। हाँ। तो उनका ये कहना है कि हम तो यहाँ किराया लेने आते हैं, एक बार संभालें, महीने में एक बार आते हैं। और कईयों ने तो मैनेजर छोड़े हुए हैं, बोला कौन आए यहाँ पर, बस पैसा आना चाहिए। और गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी बोल नहीं सकता, जाए तो जाए कहाँ, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना घर किराया दे के दिल्ली शिफ्ट हो जाए। तो राई की जो हालत है वो वाकई में, और मैंने एक स्टोरी वहाँ पे और की डॉक्टर साहब, ये बड़ी ग्राउंड रियलिटी राई के बारे में बताना ज़रूरी है सभी ऑडियंस को जो राई से बाहर की है। कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे ही, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ पर। स्किन की रैशेज उन्होंने मुझे दिखाया, महिलाओं ने पूरा स्किन उपड़ी हुई है और ऐसी ऐसी पूरी दाग हुए। कुछ ने बताया हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, बाहर जो है महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ रहे हैं। और मोहन लाल बडोली वहाँ से विधायक, अटरली ही फेल्ड टू डू एनीथिंग, ना कोई सिविक का काम, ना कोई डेवलपमेंट का काम, ना कोई हेल्थ का काम, अटरली फेल्ड। देखो सत्सिंह जी, पिछले 2 टर्म से बीजेपी का शासन है हरियाणा में, और राई एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इकोनॉमिक जोन भी है। अगर इसका एक दूसरा पहलू देखा जाए तो हरियाणा के जो किसी भी दूसरी विधानसभा का जिक्र हम कर लें, राई क्षेत्र के लोगों की आमदनी सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो। लेकिन इसका जो ये कुरूप चेहरा आपने बताया, ये केवल और केवल राजनीतिक आकाओं की वजह से है। इन राजनीतिक आकाओं ने कभी भी उस इलाके के लोगों की मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ये तो अब हम कैंडिडेट वार आ जाते हैं। जी, कैंडिडेट वार आ जाते हैं। तो कांग्रेस के जय भगवान अंतिल, देखो कांग्रेस के जय भगवान अंतिल हैं, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके से। इससे पहले जय तीर्थ दहिया यहाँ से 2 बार एमएलए बने, उनके पिताजी 3 बार एमएलए बने हैं यहाँ से। ये एक ऐसी बेल्ट है जहाँ से 2 बार जसवंत चौहान, जो राजपूत कैटेगरी से आते हैं, वो भी एमएलए रहे।
और कमाल की बात यह कि बीजेपी का कैंडिडेट केवल और केवल एक बार वहाँ से जीता, वो पिछली बार मोहनलाल बड़ौली। उससे पहले कभी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहा। तो खैर ये हम किसी एक कैंडिडेट पर आरोप लगाने की बजाय हम ये कहें कि वहाँ कोई भी वहाँ एमएलए रहा, कोई भी शासक रहा है, उसने वहाँ के लोगों की मूलभूत समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब वर्तमान की बात करें तो कृष्णा गहलोत दूसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कृष्णा गहलोत के बारे में लोगों की एक खास ओपिनियन है कि ये तो केवल चुनाव में दिखाई देती है, उससे पहले और उसके बाद ये कभी दिखाई ही नहीं देती। क्यों? उसका निवास स्थान ही नहीं आसपास, लोग उसको कहाँ ढूंढे? दिल्ली में रहती है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको कोई मतलब नहीं। तो इसलिए लोगों की उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। रहा बीजेपी का सवाल, पार्टी का सवाल, तो बीजेपी की पार्टी ने भी कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि लोग उनको वोट दें। कांग्रेस का ये एक पॉजिटिव पक्ष है कि इस बार एक नया कैंडिडेट है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस वहाँ से 6-7 बार जीत चुकी है और वहाँ गाहे बगाहे जो काम हुए हैं, अब जैसे ये आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ जो बना और यूनिवर्सिटी कैंपस वहाँ जो बनाया गया, ये कांग्रेस के शासन की देन है। वहाँ उस समय सड़कों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं क्योंकि सोनीपत से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे नज़दीक का वो इलाका है, मुझे सारी पता है वहाँ की चीज़ों का। वहाँ सरकारी अस्पताल भी बने हैं, बड़खालसा में है, जाखोली में है, बड़े जो गांव हैं वहाँ के। लेकिन जमुना के आसपास का जो इलाका है, जहाँ खासकर राजपूत जाति के लोगों का निवास है, उन लोगों का भी कभी भी बीजेपी में रुझान नहीं रहा। ये तो संजोगवश पिछली बार बड़ौली वहाँ से चुनाव जीत के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी के लिए कोई आसान काम वहाँ होगा। जी डॉक्टर साहब, तो अब हम आते हैं खरखोदा। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा है, सोनीपत लोकसभा की भी असेंबली सेगमेंट है, खरखोदा जो कि रिजर्व्ड है। और अभी सिटिंग जयवीर वाल्मीकि वहां से विधायक 2019 से 2024 तक रहे। अब पार्टी ने उनको सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से दोबारा से उतारा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार भी चुनाव हारे पवन खरखोदा इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खरखोदा, डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया आप सोनीपत से हैं, तो अगर रोहतक से सोनीपत जाना हो तो खरखोदा तो टच करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और खरखोदा की हम तो बाईपास निकल जाते हैं, लेकिन जो हालत है खरखोदा की बहुत ही दयनीय है। खरखोदा को तो ये शायद विरासत में मिली है ये गंदगी। 12 मास 7 दिन वहाँ की मुख्य सड़कों पर गलियों में कीचड़ आपको जरूर उपलब्ध हो जाएगा, और कुछ चीज़ मिले ना मिले, ये कीचड़ और गंदगी आपको जरूर मिलेगी। देखिए, भले ही वहाँ से लगातार 3 बार कांग्रेस के एमएलए बने हैं और अब 4थी बार वही कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, शासन तो बीजेपी का था ना, अपोजिशन के लोगों को तो ये कुछ काम करने नहीं देते। अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के पक्ष में एक बात बड़ी स्पष्टता से जाती है कि खरखोदा का एक बाईपास बना था, वो कांग्रेस ने बनवाया था। खरखोदा के पास आईएमटी जो अभी बनी है, वो कांग्रेस के शासन में उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और खरखोदा के पास जो मेन एक बहुत बढ़िया सड़क बनी है, जो दिल्ली को चारों तरफ से कवर करती हुई पलवल तक जाती है, वो भी कांग्रेस के शासन में शुरू हो चुकी थी। ये दूसरी बात है कि वो बीजेपी के शासन में आते आते उसको स्थान मिला। तो ये वो चीज़ें हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज बनाया खरखोदा में, वो कांग्रेस ने बनाया। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो उनका बना है
सोनीपत रोड पर, ये भी कांग्रेसी शासन में। एक हॉस्पिटल बहुत सुंदर सा है, वो भी कांग्रेस की शासन में बना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको खरखोदा का कांग्रेस का प्रतिनिधि ये कहे कि भाई देखो, अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आपको इसी तरह की सुविधाएं आगे भी मिलेंगी। लेकिन जो प्रत्याशी हैं जयवीर वाल्मीकि, कैंडिडेट के व्यक्तिगत काफ़ी नेगेटिविटी है, लोग पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि विधानसभा में हमें कोई भी ऐसा समय याद नहीं जब जयवीर वाल्मीकि ने हमारे यहाँ की समस्या उठाई हो, कोई प्रयास किया हो। तो जयवीर वाल्मीकि के खिलाफ वो कह रहे थे भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट ही देनी थी तो कम से कम किसी काबिल व्यक्ति को टिकट देता, जो कम से कम विधानसभा में इंटरेस्ट ले और वहाँ पर हमारी आवाज़ उठाए, या जिसको हम मिल सकें, अपनी बात बता सकें, जो लगे कि हमारी बात को समझ सकता है। तो जयवीर वाल्मीकि के उसमें देखो, लोग नाराज़ बहुत हैं। देखो सत्सिंह जी, आपने जो सबसे पहले कहा कि सीटिंग गेटिंग, ये उस फार्मूले से ये लाभ ले गया। और क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीकी हैं, उस चीज़ का भी इसको लाभ मिला। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल है मटिंडू, जो दहिया खाप में है। यहाँ 40 गांव बताते हैं दहिया के आसपास में। और दहिया का मतलब है एक ठेठ जाट बेल्ट। और चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज़बरदस्त होल्ड है इस जाट बेल्ट पर। वहाँ भले ही वोट दूसरी जातियों के भी हैं, लेकिन जाट बेल्ट पे आधिपत्य होने के कारण वहाँ जो दूसरी जातियाँ हैं वो इनके साथ मिलकर चलती हैं। वहाँ ब्राह्मण भी हैं, सैनी कास्ट के भी लोग हैं, और एससी भी हैं, बीसी भी हैं दूसरे। लेकिन एक वर्चस्व होता है किसी जाति विशेष का, उस जाति विशेष के वर्चस्व के कारण। हाँ, एक बात और भी है कि उस बेल्ट में उनका जाट कम्युनिटी का वर्चस्व वैसे नहीं है। ये बहुत ही सहज प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। इसीलिए वहाँ भाईचारा भी बहुत अच्छा है। 36 बिरादरी का वहाँ भाईचारा देखने लायक है, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को हमेशा मिलता रहा। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं पवन खरखोदा, पिछली बार उन्होंने जेजेपी से था, हाँ। अच्छी फाइट दी थी। इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो पवन खरखोदा वैसे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आवाज़ वगैरह भी खरखोदा की काफ़ी उठाते रहते हैं, सोशल भी हैं काफ़ी, हाँ। कम से कम जयवीर वाल्मीकि से ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के वहाँ पर कुछ बात बन सकती है? 2 कारण है सत्सिंह जी। एक तो ये कि बीजेपी का प्रभाव बहुत नेगेटिव हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी कहें या ओवरऑल बीजेपी के जो हम पुराने शासक यहाँ रहे हैं उनकी वजह से बीजेपी रसातल की ओर जा रही है। दूसरा ये कि पवन का इतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है कि वो जयवीर वाल्मीकि के आगे खड़ा हो जाए। वो कोशिश कर रहा है, सामाजिक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को एज है, उसको ऊपर आने की संभावना ज़्यादा है। एक मारुति का प्लांट भी आया है और बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा जो है मास लेवल के ऊपर नौकरियाँ मिलनी हैं अब। और कांग्रेस जैसे अब कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि है, बीजेपी के पवन खरखोदा हैं। 8 तारीख को चुनाव आएगा, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी खरखोदा मारुति प्लांट में नौकरियों का जो है एकदम से भंडारा लगना है। देखो सत्सिंह जी, फरीदाबाद हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यमुनानगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इन राई का जैसे जिक्र हमने किया, इन जगहों के आप उदाहरण लेकर देख लो, जो मूल निवासी हैं उनको लीस्ट बेनिफिट मिलता है, सबसे कम फ़ायदा मिलता है। ये तो वहाँ के खरखोदा और आसपास के जो गांव हैं जहाँ IMT अभी बनाई गई है, वहाँ तो ये राई की तरह से वहाँ के निवासी अगर थोड़ी सूझबूझ से काम लेंगे, अपनी ज़मीनों को बचा कर रखेंगे और वहाँ मज़दूरों के लिए क्वार्टर्स बना दें, मज़दूरों के लिए रहने की जगह दे दें,
तो वो उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन भी बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मूल लोगों को इंडस्ट्रीज़ में या इसमें मारुति प्लांट में जगह मिलने की बात है, लगता नहीं मुझे, क्योंकि इन इंडस्ट्रियल लोगों की सोच ही नहीं होती। ये तो ये कहते हैं कि स्थानीय निवासी तो होने ही नहीं चाहिए। उसका एक कारण भी है कि जब स्थानीय निवासी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो यूनिटी करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, फिर परेशान भी करते हैं। देखो ये भी एक सच्चाई है। नहीं, ये वहाँ हम गुड़गांव धारूहेड़ा में देख चुके हैं। वहाँ इतने बड़े बड़े प्लांट्स में जो इन्होंने नेतागिरी चलाई, आगजनी हुई और उसके बाद नुकसान हुआ, बात भी ठीक है, वो अपनी इंडस्ट्री। लेकिन ये तो गांव वालों को समझना होगा कि नौकरी तो नौकरी की तरह होगी। हाँ, ये इस अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। और सरकार को भी देखना है कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहाँ की धरती, वहाँ का हवा पानी आप यूज़ करोगे तो वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब, हमने अभी 2 विधानसभाओं की बातचीत की, एक राय विधानसभा और दूसरा खरखोदा विधानसभा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम इसी तरह से सोनीपत विधानसभा की सारी विधानसभाओं के बारे में अब बातचीत कर चुके हैं। जो बाकी विधानसभा हैं वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।